नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे और उसमें भी हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में चर्चाएं कर ली है। हम कल अध्ययन किया था कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? जैसे अम्लान घोष ने 1953 में खोज की थी और इसके 52-53 में खोज करने का काम किया था और उसका उत्खनन करने का काम भी बीबी लाल बीके तापर एम.डी. खेर ने इसके उत्खनन करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, बाद में इस सिंधु कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने ये पढ़ लिया था। ये किसके समकालीन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और इसके बाद में हमने चर्चाएं की थी कि कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अब आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें मुख्य रूप से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साक्ष्य लिखो दोस्तों। साक्ष्य साक्ष्य किसके प्राप्त हुए हैं हमें कालीबंगा से? तो हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? एक तो भूकंप के साक्ष्य और दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जिसमें गेहूं तथा जौ की प्रमुख रूप से फसल पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में ये की जाती थी। तो किसके साक्ष्य? भूकंप के साक्ष्य। पहला ही लिखो, भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से प्राप्त हुआ है? हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोहरे जुटे हुए खेतों के साक्ष्य। दोहरे जुटे हुए खेतों के साक्ष्य। खेतों के साक्ष्य। दोहरे जुटे हुए खेतों के साक्ष्य, उसमें भी किसकी फसल होती थी? तो गेहूं तथा जौ। आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा सभ्यता के लोग किसकी फसल करते थे? गेहूं व जौ। गेहूं व जौ की प्रमुख फसलें करते थे और वो भी किस में? कालीबंगा सभ्यता को भागों में बांट रखा था। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता को किस ओर, जैसे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर क्या होती थी? खेती ज्यादा होती थी। तो लिखो दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा में क्या होती थी? खेती का कार्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत रूप से अव्यवस्थित दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो तीसरी बात करते हैं दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत रूप से व्यवस्थित दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत के साक्ष्य व्यवस्थित रूप से करने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, किलेबंदी का यहाँ क्या पाया गया? प्रमाण पाया गया है। आगे बात करते हैं सुरक्षित दीवार। किलेबंदी की मतलब चारों ओर किले की क्या होती थी? सुरक्षित रूप से दीवार पाई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें किले के चारों ओर दीवार थी और वो भी किससे? चारों ओर परकोटे से घिरी हुई, दोहरा परकोटे से। तो किले के और चारों ओर दीवार के साक्ष्य किलेबंदी के प्रमाण लिखो दोस्तों। चौथा, किलेबंदी का प्रमाण। किलेबंदी का प्रमाण मिला है और किलेबंदी का प्रमाण भी मिला है। तो किलेबंदी का प्रमाण किस ओर? चारों ओर दीवारों के साक्ष्य परकोटे से घिरी हुई। तो लिखो चारों ओर दोहरे परकोटे से घिरी हुई। दोहरे परकोटे से घिरी हुई। परकोटे से घिरी हुई। तो चारों ओर दोहरे परकोटे से घिरी हुई किसके साक्ष्य मिले हैं? किलेबंदी का प्रमाण मिला है। किलेबंदी का प्रमाण भी किस प्रकार है? उसके चारों ओर, किलेबंदी के चारों ओर किसे? दोहरे परकोटे के रूप में यहाँ पर हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहीं पे हमें ईंटों की जानकारी भी प्राप्त हुई है। मकान किस प्रकार के होते थे? तो कच्ची ईंटों के होते थे, जबकि नालियां कैसी होती थी? पक्की ईंटों की होती थी। ठीक है दोस्तों, और फर्श कैसे होते थे? अलंकृत चित्रित युक्त फर्श होते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो लिखो दोस्तों, किसके प्रमाण मिले हैं? 5वें नंबर पे यहाँ पर किसके प्रमाण मिले हैं? कच्ची ईंटों के मकानों के प्रमाण मिले हैं।
ठीक है, मतलब ईंटों की जानकारी यहीं पर नहीं होती थी। मकान कैसे थे? कच्ची ईंटों से निर्मित थे। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं, मकान प्राप्त हुए तथा फर्श, आपसे पूछ लिया जाए तथा फर्श से अलंकृत रूप से, तथा फर्श अलंकृत रूप से प्राप्त हुआ है, अलंकृत रूप से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए फर्श किस प्रकार का है? फर्श चित्र युक्त अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है। कहां से? हमें कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, तो अलंकृत प्राप्त हुआ है। यहीं पक्की ईंटों और लकड़ी से निर्मित क्या प्राप्त हुई है? नालियां प्राप्त हुई हैं। तो नालियां किसकी बनी होती थी? पक्की ईंटों की। तथा यहां से देखो दोस्तों, यहां से पक्की ईंटों से तथा लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं, तथा लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं, नालियां प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से? कुछ साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भूकंप के साक्ष्य, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूकंप के साक्ष्य और दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य। कालीबंगा से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है कहां पे? मैंने आपको बताया था। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्यों में भी प्रमुख रूप से कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गेहूं तथा जौ की फसलें मुख्य रूप से उत्पादित की जाती थी। कौन सी फसलें कालीबंगा से उत्पादित की जाती थी? तो गेहूं तथा जौ की बात करते हैं। ये होती थी तो इससे जो क्षेत्र था इसे बांट रखा था, दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो दक्षिण पूर्व दिशा में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हमें खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पे दुर्ग किस प्रकार के थे? दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत दोनों प्रकार के दुर्गों की व्यवस्था से हमें प्राप्त हुई है। और वे दुर्ग थे जो ये किलेबंदी का क्या पाया जाता है, यहीं पे प्रमाण मिले हैं। किले के चारों ओर क्या होता था? दोहरी परकोटे से बनी हुई दीवारें होती थी। तो दोहरी परकोटे से घिरी हुई दीवारों के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। मकान इनके क्या नहीं होते थे? पक्की ईंटों के नहीं होते थे, कच्ची ईंटों के मकान होते थे। पक्की ईंटों की क्या होती थी? ईंटों से क्या थे? ये अपरिचित थे ये लोग। पक्की ईंटों का प्रयोग किसमें होता था? लकड़ी, पक्की ईंटों का तथा लकड़ियों की नालियों से क्या बनाते थे? ये पानी को व्यवस्थित रूप से बाहर निकालने का काम करते थे अपनी बस्तियों से। और जहां से फर्श किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं? तो अलंकृत फर्श हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलंकृत फर्श हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और कुछ साक्ष्यों के बारे में और आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी? समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्तर मिले हैं। सभ्यता के समकालीन स्तर मिले हैं। समकालीन स्तर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका उत्खनन कितने स्तर पर हुआ? तो इस सभ्यता का लिखो दोस्तों, इस सभ्यता का उत्खनन उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5 स्तरों पर हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो 5 स्तरों पर हुआ। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें किस प्रकार की थी? आपसे सड़कों के बारे में पूछ लिया जाए कि सड़कें किस प्रकार की थी?
तो सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें किस प्रकार की थी? आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें थी। इसे कौन सी पद्धति बोलते हैं? ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से जाना जाता है, या जाल पद्धति के नाम से। तो समकोण पर काटती हुई सड़कें, लिखो दोस्तों, समकोण पर काटती हुई, समकोण पर काटती हुई सड़कें। और इसे ही कौन सी सड़कें बोलते हैं? जाल पद्धति, जाल पद्धति, जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति, या कौन सी? ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये कई बार ये तीनों ही नाम पूछे जाते हैं कि ऑक्सफोर्ड पद्धति कौन सी है, या ग्रिड पद्धति कौन सी है, या जाल पद्धति कौन सी है। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाल पद्धति कौन सी है, या ग्रिड पद्धति कौन सी है, या ऑक्सफोर्ड पद्धति कौन सी है। तो जो सड़कें समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को, सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर को क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति बोलते हैं। जैसे हमारा जयपुर शहर है, उस पे सभी सड़कें क्या काटती हैं? आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसलिए इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? एक सुव्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण किया गया था। और निर्माण कराने का काम किसने किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने किया था, 1727 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो वो किसके साक्ष्य से प्राप्त हुए? समकोण पर काटती हुई सड़कों के साक्ष्य से हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यहां से हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं कितने प्रकार की? और वो भी कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। 7 प्रकार के हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ बालक के कपालखंड के 6 छिद्र मिले हैं। यहाँ बालक का कपालखंड के 6 छिद्र मिले हैं। यहाँ बालक के कपालखंड के 6 छिद्र मिले हैं। के 6 छिद्र मिले हैं। और छिद्र मिलने के कारण यहाँ से क्या होता है? मलेरिया के साक्ष्य भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और शल्य चिकित्सा से यहाँ क्या किए जाते थे? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य आपसे पूछ लिए जाए तो भी कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। वो आगे की स्लाइड में हम लिखेंगे। एक बार आप इसको वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्तर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ था? तो इसका उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है और इसमें सीधा ही दे देते हैं कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर पर हुआ था। तो 2 स्तरों पर, 5 स्तरों पर, 4 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, इस प्रकार से। और उसमें बच्चा कंफ्यूजन होने के कारण क्या कर देता है? गलत कर देता है। तो इसका उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ है। इसमें सड़कों की व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड पद्धति। आगे बात करते हैं। यहाँ से हमें हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुए हैं। और कितने प्रकार के हवन कुंड के? 7 प्रकार के हवन कुंड व अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ बालक के कपालखंड के 6 छिद्र युक्त कपालखंड हमें प्राप्त हुए। बालक के 6 छिद्र युक्त कपालखंड हमें किससे प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। आगे और चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों, आगे और कालीबंगा सभ्यता के बारे में, साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं कि और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्रत्येक घर में क्या प्राप्त हुआ है? एक चूल्हा प्राप्त हुआ है। तो लिखो दोस्तों, प्रत्येक घर में एक चूल्हा प्राप्त हुआ है। प्रत्येक घर में एक चूल्हा प्राप्त हुआ है। एक चूल्हा प्राप्त हुआ है।
तथा प्रत्येक तीसरे घर में एक कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक तीसरे घर में एक कुआं प्राप्त हुआ है। प्रत्येक तीसरे घर में लिखो दोस्तों, तथा प्रत्येक तीसरे घर में एक कुआं प्राप्त हुआ है। एक कुआं प्राप्त हुआ है। कुआं प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक घर में चूल्हे हुए, प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो कुएं के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? प्रत्येक तीसरे घर में कुएं। तो हमें प्रत्येक तीसरे घर में कुएं कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? बेलनाकार प्रकार की मोहरे। बेलनाकार प्रकार की मोहरे, बेलनाकार प्रकार की, या मेसोपोटामिया सभ्यता के समान प्रकार सभ्यता के समान प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहरे कहां से प्राप्त हुई हैं? मेसोपोटामिया के समान कालीबंगा से भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं, यहाँ जले हुए चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जले हुए चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए जले हुए चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से हमें जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यहाँ ऊंट की अस्थियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और पशु बलि की परंपरा यहीं पे थी। तो यहाँ इसके ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, यहां से ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य व यहाँ पशु बलि की परंपरा भी प्राप्त हुई है। पशु बलि की परंपरा वह यहाँ से पशु बलि की परंपरा है। यहाँ पशु बलि की क्या है? परंपरा है। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से हमें और क्या प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा सभ्यता से बात करते हैं लिपि के बारे में। इसकी लिपि किसी थी? तो भावचित्रात्मक या वस्त्रोभेदन लिपि प्रकार की क्या थी? लिपि थी, जिसे पढ़ा नहीं गया कभी भी। किस प्रकार की लिपि थी? तो भावचित्रात्मक लिपि। तो लिपि की बात करें, लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। या इसका दूसरा नाम क्या है? वस्त्रोभेदम लिपि। कौन सी? वस्त्रोभेदम लिपि। ठीक है दोस्तों। आगे लिखो, इसे कभी पढ़ा नहीं गया। ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार की लिपि थी? भावचित्रात्मक व वस्त्रोभेदम लिपि किस सभ्यता की थी? कालीबंगा सभ्यता की थी। ठीक है दोस्तों। आगे और चर्चा करें तो कालीबंगा सभ्यता से अंतिम संस्कार व समाधान कितने प्रकार के मिले हैं? तो समाधान के साक्ष्य कितने प्रकार के? अंतिम संस्कार व समाधान के साक्ष्य 3 प्रकार के मिले हैं। तो आगे बात करते हैं अंतिम संस्कार व समाधान के साक्ष्य। साक्ष्य के प्रकार कितने प्रकार के मिले हैं? तो आपसे पूछ लिया जाए तो 3 प्रकार के मिले हैं।
तीन प्रकार के। ठीक है दोस्तों, तीन प्रकार के समाधान के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1985-86 में हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1985-86 और कहां की गई आपसे पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किसकी स्थापना की गई थी? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1985-86 में और हनुमानगढ़ में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि प्रत्येक घर में क्या प्राप्त हुआ है? एक चूल्हा प्राप्त हुआ है और प्रत्येक तीसरे घर में हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बेलनाकार प्रकार की मोहरें या मेसोपोटामिया सभ्यता के समान ही मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? तो बेलनाकार मोहरें और मेसोपोटामिया सभ्यता के समान ही साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जले हुए चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां किस प्रकार की कृषि की जाती थी? स्थानांतरित और झुमिंग प्रकार की कृषि की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं पशु बलि के साक्ष्य, पशु बलि के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पशु बलि की परंपरा भी कालीबंगा सभ्यता में विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, पशु बलि परंपरा के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं इस सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इस सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि या वस्त्रोफेदम लिपि, इसे बोलते हैं गोमूत्र लिपि। कौन सी? गोमूत्र लिपि भी इसे कहा जाता है। इसे कभी पढ़ा नहीं गया क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि इसी प्रकार से लिखी जाती थी, किसी के समझ में नहीं आती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसे कभी पढ़ा नहीं गया था। ये भाव चित्रात्मक लिपि होती थी जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके अंतिम संस्कार के साक्ष्य कितने प्रकार के अंतिम संस्कार किए जाते थे? तो इसमें 3 प्रकार के अंतिम संस्कार किए जाते थे, जिसमें क्या किस किस प्रकार से होता था? जैसे राजा के साथ रानी को दफनाया जाता था और सामान्य व्यक्ति के साथ उसको की महिला को दफनाया जाता था और पुरुष के साथ कभी कुत्ते के साक्ष्य को भी दफनाए जाने के साक्ष्य हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 से 86 तक और हनुमानगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। और बची हुई सभ्यता जैसे और आगे बेराट सभ्यता के बारे में हम अगली कक्षा में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।